को यहां रखा गया था ए बी, समांतर से चलने वाली प्रकाश किरणें एफ से होके जाएंगी, ओ से चलने वाली प्रकाश किरणें सीधी चली जाएंगी, ठीक है। ई डैश और बी डैश एक मध्यवर्ती प्रतिबिंब बन गया। अब एक लेंस और होगा यहां पे, वो लेंस कौन सा होगा? वो अभिनेत्र लेंस होगा। मेरी आवाज गूंज रही है ऐसा लग रहा है मुझे। अभिनेत्र लेंस वो होता है जो नेत्र के नजदीक होता है, इसकी फोकस दूरी इसकी तुलना में ज्यादा होती है और डायमीटर भी ज्यादा होता है। इसे एल ई बोला जा सकता है, सेंटर पॉइंट को ई बोला जा सकता है। और सुनो, ए डैश बी डैश जो ए बी का प्रतिबिंब है, इसके लिए बिंब का काम करेगा। ये लेंस वैसा ही काम करता है जैसे सरल सूक्ष्मदर्शी में वो अकेला लेंस काम करता था। इस ए डैश बी डैश को कहां समायोजित करना होगा? इसके प्रकाशिक केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य। जैसे फोकस बिंदु ज्यादा दूरी पे होगा तो इसे आप कह दीजिए एफ ई कह दीजिए, ओके। अब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें एफ से होके चली जाएंगी और ई से जाने वाली वो सीधी चली जाएगी। और अगर इनको पीछे बढ़ाएं तो आप देखोगे मतलब ये जहां कहीं भी आएगा, आप तो यूं ले लो, ये आप जब आप बनाओगे तो यहां आ सकता है, यहां 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 किधर भी आ सकता है, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, इधर भी आ रहा है तो भी चलेगा। नहीं नहीं, मिटाने की कोई जरूरत नहीं है भाई, बस इससे बड़ा होना चाहिए, बस इतनी सी बात है, कोई बात नहीं। और ये आपस में यहां करके मिलने चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि कई बार मैंने ऐसे देखा है कि आप यहां किस तरीके से बनाते हो, जैसे एक तो ये हो गया और दूसरा जो लेते हैं वो इस तरीके से लेते हो यूं, और आप इसको पीछे बढ़ाते हो तो भाई साहब वो मिलता ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ही बना था ना, ये देख लो। मतलब यहां ये ज्यादा दूरी पे होना चाहिए, फिर दूरी कम 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 ऐसे होना चाहिए, पर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, फिलहाल मैं इसको यहां से हटाता हूं और थोड़ा सा आगे ले लेता हूं ताकि ऐसा आपको लगे। देखो देखो देखो, अब यार मेरे पास देखो स्केल तो है नहीं, तो आगे बढ़ो और इसको भी आगे बढ़ा दो। लो भाई साहब, यहां बन गया, अब ये समझ लो ए डैश और बी डैश यहां बन गया। ये जो बना है वो बिंब के रेस्पेक्ट में कैसा बना है? देखो ये तो बिंब है और ये बिंब के रेस्पेक्ट में कैसा बना है? काउ मतलब काल्पनिक और उल्टा बना है, और बहुत बड़ा बना है। और इस तरीके से कुछ इसे देखा जा रहा है। तो ये डायग्राम हम पिछली क्लास में बना चुके हैं, ठीक है। आज क्या करना है सर, ये बताओ। बताता हूं, हाँ बिल्कुल, डबल डैश, बहुत बढ़िया। ये ए डैश बी डैश यानी कि मध्यवर्ती प्रतिबिंब है, ये ए डबल डैश बी डबल डैश अंतिम प्रतिबिंब है। अब इसकी जो क्रियाविधि है, वर्किंग है, उसमें हम आवर्धन क्षमता पढ़ते हैं और हमें एग्जाम में आवर्धन क्षमता ही ज्यादा पूछता है।
अच्छा सर ऐसा है क्या? और सुनो, दोनों लेंसों के बीच की दूरी का मान आप L कह देना। दोनों लेंसों के बीच की जो दूरी L है, इसी को सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई भी कहते हैं। ठीक है सर, और कुछ बताना चाह रहे हो? बताऊंगा बताऊंगा। इतना लिखने के बाद जो हमें एग्जाम के लिए ज्यादा जरूरी है वो होगा आवर्धन क्षमता m, और m बराबर होगा बीटा अपॉन एल्फा। अब यहां बीटा कौन सा है, एल्फा कौन सा है? बताता हूं, ये है बीटा। अंतिम प्रतिबिंब नेत्र पर जो एंगल बनाएगा उसको बोलते हैं बीटा। एल्फा क्या है? एल्फा आज भी वही है जो पिछली क्लास में सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए था। मतलब बिंब AB द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण या दर्शन कोण, जबकि बिंब कितनी दूरी पर हो भाई? D दूरी पर हो। तो इस तरीके से बीटा के लिए ध्यान रखना है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया कोण बीटा, और एल्फा है बिंब द्वारा बनाया गया कोण, लेकिन बिंब नेत्र से D दूरी पर होना चाहिए। ओके, अब इसके बाद में बताता हूं m का मान इस बात पर डिपेंड करेगा कि अंतिम प्रतिबिंब कहां बनाते हो। अंतिम प्रतिबिंब अगर 25 सेंटीमीटर पे बनता है तो सूत्र कुछ और बनेगा, अनंत पर बनता है तो सूत्र कुछ और बनेगा। करते हैं बात। इतना लिखने के बाद m का मान अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति पर निर्भर करेगा या करता है। और फिर ये देखो, जब अंतिम प्रतिबिंब D दूरी पर बनता हो, लिख देता हूं मैं, जब अंतिम प्रतिबिंब D बराबर 25 सेंटीमीटर पर बने, इसे हम बोलेगा MD। और यहां क्या लिख सकते हो आप, बल्कि लिखना होगा जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। देखो, जब 25 सेंटीमीटर पे बनेगा तो ये तनावपूर्ण स्थिति होगी, अनंत पे बनेगा आरामदायक स्थिति होगी। यहां भी हमें ये m अनंत बराबर ध्यान रखना होगा। और सुनो, एक चीज और आनी चाहिए हमें, m का मान अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति पर निर्भर करता है। और m के लिए एक छोटी सी बात, भगवान मैं कहां बनाऊं, यही बना लेना। एक तो m बराबर m1 गुणा m2 गुणा m3 गुणा m4 गुणा, ये क्या लिख दिया सर? तो सुनो, अगर दो लेंस हैं तो पहले लेंस के लिए आवर्धन क्षमता गुणा, फिर दूसरे लेंस की वजह से आवर्धन क्षमता गुणा तीसरे लेंस की वजह से आवर्धन क्षमता, क्योंकि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो या दो से ज्यादा लेंस होते हैं। हमने यहां कितने लिए हैं भाई? दो ही लिए हैं। तो हमें वास्तव में m का मान क्या लिख देना चाहिए? ये बढ़िया है, m बराबर बीटा अपॉन एल्फा। एक तो ये पता होना चाहिए। इसके कहीं अगल बगल में ये लिख देना बाबा, कहीं भी लिख देना। कहां बताऊं यार, यही ले लो। m बराबर आपको लिखना है, वो कौन सा लेंस है? ऑब्जेक्टिव लेंस। ये कौन सा लेंस है?
आईपीस लेंस, तो आपको ये भी दिमाग में रखना होगा। कई बार ऐसे पूछ लेता है कि अभिदृश्यक लेंस के लिए आवर्धन क्षमता का मान 10 है और अभिनेत्र के लिए आवर्धन क्षमता का मान माइनस में 50 है, ऐसा कुछ बोल देगा। उसको बोलने दो माइनस प्लस, हमें तो गुणा करना है बस। तो 10 को 50 से गुणा कर देंगे और जो अंतिम आंसर आएगा वो m बराबर -500 आएगा। गुणा करना है, मतलब आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब यार ये कैसे आएगा और क्या आएगा, मतलब ये क्या हुआ यार। चलो मैं बताता हूं। m नोट के लिए देखिए आप, तो माइनस में v नोट अपॉन u नोट, समझ पा रहे हो? v नोट अपॉन u नोट, ध्यान दीजिए, ये है m नोट की वैल्यू। यार हमने पढ़ा है कहीं m बराबर v अपॉन u पढ़ा है, तो बस v नोट और u नोट। ये कहानी तो किसके है? इसके लिए है। अच्छा, इसके लिए भी तो बताओ, यानी कि me की वैल्यू भी तो बताओ। और ये वाला लेंस तो वैसा ही काम करता है जैसे कि सरल सूक्ष्मदर्शी में वो अकेला लेंस काम करता था। बताओ क्या लिखोगे फिर इसे? 1 + d अपॉन f, और f भी कौन सा? f ही वाला। बस आंसर आ गया। माइनस क्यों आया? क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, इसलिए आया। ये काल्पनिक और उल्टा बन रहा है, इसलिए m की वैल्यू माइनस में आ रही है। चलो इधर बताओ, वही जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, m नोट की वैल्यू तो आज भी वही रहेगी, क्या? v नोट अपॉन u नोट। अरे यार, v क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति। u क्या है? बिंब की स्थिति। कौन से लेंस के लिए? ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। तो m नोट की वैल्यू तो यही रखनी है। चलो अब इसकी कहानी बताओ। me का मान क्या होगा? पढ़ क्या आए हम? केवल d अपॉन fe। तो हमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या ध्यान रखना है वो सुनो, क्या हमें पढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो ये कि भाई साहब इसके पास वो जो दो लेंस होते हैं ना, फोकस दूरी किसकी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है? अभिनेत्र लेंस जो नेत्र की तरफ होता है उसकी फोकस दूरी ज्यादा, द्वारक भी ज्यादा। पहला सवाल। दूसरा सवाल, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में बिंब को कहां रखा जाता है? ये दूसरा सवाल। f नोट और 2f नोट के मध्य रखा जाता है AB को, ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, मध्यवर्ती प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? मध्यवर्ती प्रतिबिंब यानी कि ये कौन सा आ गया भाई? A' और B'। ये कैसा होगा? इसके रेस्पेक्ट में वास्तविक और उल्टा होगा और बड़े आकार का होगा। फिर पूछेगा अंतिम प्रतिबिंब की प्रकृति बताओ। तो जो अंतिम प्रतिबिंब A', B' है वो काल्पनिक और उल्टा होगा। फिर इसकी क्रियाविधि, हाँ नहीं, इसकी स्थिति, अरे चिंता ही मत करो आप, स्थिति नहीं पूछेगा आपको, ये बोले कि बताओ कि इस बिंब के इधर बने, ना ना ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आप इसको कहां समायोजित कर रहे हो। मतलब आप इसको और नजदीक ले जाओगे तो ये और पीछे बन जाएगा और बड़ा बन जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब यहां स्थिति कहां होगी ऐसा हमें पूछ ही नहीं सकता। ठीक है सर, आप कहते हो तो मान लेते हैं। और सुनो, पूछ सकता है तो ये कि जब ये अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर पे बनता है तो आवर्धन क्षमता कितनी? अनंत पर बनता है तो कितनी? तो आओ भाई, पहले तो ये पता होना चाहिए कि m बराबर होता क्या है, तो बीटा अपॉन अल्फा। बीटा यहां अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण और अल्फा बिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण, जबकि वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। कौन? बिंब। भैया ये जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट ये वाला भी है। m बराबर होगा ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए मैग्निफिकेशन पावर गुणा आईपीस लेंस के लिए मैग्निफिकेशन पावर। अभिदृश्यक लेंस के लिए आवर्धन क्षमता, अभिनेत्र लेंस के लिए आवर्धन क्षमता। दो हैं तो दो को गुणा किया, तीन होते तो फिर तीन,
मतलब m1 गुणा m2 गुणा m3 गुणा m4 इस तरीके से लेते हैं यहां, ठीक है। ओके, m का मान अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति पर निर्भर करेगा। और अंतिम प्रतिबिंब कहां से कहां तक बना सकते हैं, कौन पूछ रहा था अभी? अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत तक कहीं भी बना सकते हैं। जब अंतिम प्रतिबिंब d दूरी यानी कि 25 सेंटीमीटर पर बनता है तो हमें यह सूत्र याद होना चाहिए, यह सूत्र याद होना चाहिए, और यह सूत्र इससे याद हो जाएगा। ये तो किसका मान है? m नोट का मान है। और m होता क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति अपॉन बिंब की स्थिति, और ये ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए है, इसलिए नोट और नोट लगाया है। आप यहां जानना चाहो तो यहां जानिए सर, इसको बोलूंगा मैं u नोट और इसको बोलूंगा सर मैं v नोट, ऐसे बोलूंगा मैं। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए बिंब की दूरी और ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी, ठीक। तो ये किसके लिए? m नोट का मान है, और ये वाला किसका मान है? m e का मान है। मैंने बोला है इसका व्यवहार किसकी तरह है? इसका व्यवहार वो सरल सूक्ष्मदर्शी में अकेले लेंस की तरह है। और जाके देखो वहां ऐसा सूत्र भी आया था, और ठीक है। जब d दूरी पर बनता है तो m e का मान ये होगा, जब अनंत पर प्रतिबिंब बनता है तो d अपॉन f ही होगा। अब आप राजी राजी लिखो, जितना मैंने लिख दिया उतना लिखना, इसके नीचे थोड़ी जगह छोड़ना ना, इसके नीचे थोड़ी जगह छोड़ना। तो कल हमने ये सब लिख लिया था, सिर्फ डायग्राम बनाया था। लिखो, बताता हूं कुछ, जैसे मैं बोलूं वैसे लिखना, ये बाद में लिखना। लिखो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, हाँ जी, दो चार बातें मैं ऐसे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में बिंब को, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में बिंब को f नोट तथा 2f नोट के मध्य रखा जाता है। f नोट तथा 2f नोट के मध्य रखा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, मध्यवर्ती प्रतिबिंब मीडिएटर इमेज जिसे कहते हो, मध्यवर्ती प्रतिबिंब ए डैश बी डैश काल्पनिक, वास्तविक और उल्टा, यानी कि वाउ लिख दो यार, वास्तविक, उल्टा और बिंब से बड़ा प्राप्त होता है। वास्तविक, उल्टा और बिंब से बड़ा प्राप्त होता है, ये वाला जी। वास्तविक, उल्टा और बिंब से बड़ा प्राप्त होता है, ठीक। फिर लिखो आगे वही पैराग्राफ चेंज करके, ए डैश बी डैश अभिनेत्र लेंस के लिए बिंब का कार्य करता है, बिंब का कार्य करता है, बिंब का कार्य करता है। और जब इसे अभिनेत्र लेंस के प्रकाशिक केंद्र, अभिनेत्र लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस बिंदु के मध्य समायोजित किया जाता है,
समायोजित किया जाता है, मतलब उसे सेट किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है, समायोजित किया जाता है, तो अंतिम प्रतिबिंब, तो अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश प्राप्त होता है, ए डबल डैश बी डबल डैश प्राप्त होता है। ठीक, यह अंतिम प्रतिबिंब, यह अंतिम प्रतिबिंब बिंब AB के सापेक्ष, बिंब AB के सापेक्ष काल्पनिक उल्टा यानी कि काऊ, काल्पनिक उल्टा तथा बहुत बड़ा प्राप्त होता है, काल्पनिक उल्टा तथा बहुत बड़ा प्राप्त होता है। ठीक है जी, ये सारी बातें जो यहां हैं वो मैंने बोली हैं, एक बार और बोल देता हूं, आप लिखने में बिजी थे। मैंने बोला है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में बिंब को रखा जाता है F नोट और 2F नोट के मध्य। F नोट लिखते ही समझ जाना कि ये बात ऑब्जेक्टिव लेंस के हो रही है, तो यहां रखा जाता है, तो मध्यवर्ती प्रतिबिंब E डैश और B डैश बनता है। हालांकि ये 2F नोट के दूर बनेगा, लेकिन ये बात बोलना जरूरी नहीं है, पूछेगा भी नहीं। ए डैश बी डैश जो मध्यवर्ती प्रतिबिंब है वो बिंब ए बी के सापेक्ष वास्तविक होगा, उल्टा होगा, बड़ा होगा, और ये इसके लिए बिंब का काम करेगा। और इसे कहां समायोजित करना होगा? इसके प्रकाशिक केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में। सर आपने यहां इधर फोकस बिंदु लगाया नहीं, इधर लगा दिया ना, तो जितना इधर है उतना ही इधर आना पड़ेगा, तो इतना तो दिमाग काम कर ही सकता है। अजी समझो, मतलब जितना मैंने यहां ये लिखा है इतना ही मैं यहां भी लिख सकता हूं। और कहां समायोजित किया अपन ने? ई और इसके बीच में समायोजित कर लिया। तो इनके बीच में जब अपन समायोजित करते हैं, वहां वो जो दंड चक्कर होता है जिसे आप बोलते हो, आपने अगर सूक्ष्मदर्शी देखी हो तो उसे घुमा करके वो चक्री जैसा आता है, उसको घुमा करके सेट करोगे इनके बीच में, तो अंतिम प्रतिबिंब आपको ए डबल डैश बी डबल डैश प्राप्त होगा, जो वास्तव में बिंब के सापेक्ष काल्पनिक होगा, उल्टा होगा और बहुत बड़ा प्राप्त होगा। अब अंतिम प्रतिबिंब कहां बनेगा भाई साहब? 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत तक आप कहीं भी बना सकते हो। फिर इसके बाद आपको लिखना है आवर्धन क्षमता का मान। सूक्ष्मदर्शी के लिए, वो भी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता, एक तो m बराबर बीटा अपॉन अल्फा, इसके बाद m बराबर m नोट गुणा me। फिर m का मान अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति पर निर्भर करेगा, और जैसा मैंने बताया वैसे राजी राजी लिख लो भाई, कुछ अलग से बोलने की जरूरत ना है। अल्फा क्या है, बीटा क्या है, पिछली क्लास में लिखवा चुके हैं, तो अब ज्यादा दिमाग मत लगाओ। जो बेसमेंट होता है ना उसमें दिक्कत आती है। तो बेसमेंट तो वैसे बनाना ही नहीं चाहिए। हाँ, ऐसा क्या? तो उससे फिर ये बचाव हो जाता है इसका।
ऐसा। बरसात कई बार तो तलगर में क्या होता है मैं आपको बताऊं कि जैसे होता है ना पाताल तोड़, जो एक वो बन जाता है, हॉल बन जाता है और लगातार पानी आता रहता है। तो अभी आपने चौगान स्टेडियम का नाम सुना होगा। चौगान स्टेडियम कहाँ है? जयपुर में है भाई, ठीक है ना। चौगान स्टेडियम जयपुर में है। तो चौगान स्टेडियम में पार्किंग बनाई गई थी, अंडरग्राउंड पार्किंग की गई थी। अब वहां पता नहीं कहां से पानी रिस रहा है, तो पूरे पार्किंग स्थल में पानी पानी हो रखा है वहां। हाँ बिल्कुल, दिन में 2 बार मोटर लगा करके पानी को कुएं की तरह निकालना पड़ता है। मतलब बताओ, पता नहीं कहां से किस तरीके से होता है। फिर भी वो नीचे टपकता ऐसे तो। हम्म। हाँ तो ये है। तो कभी भी मकान वगैरह लेने से पहले भाई ध्यान रखो, एक तो रेलवे स्टेशन के पास बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। हाँ अब दूर है तो चलो वो है नहीं, बाकी से तो ध्यान रखना चाहिए। जिस कॉलोनी में मैरिज गार्डन हो उसमें कभी मकान नहीं लेना चाहिए यार। भाई जिसको जीमने का शौक वो तो ले लो भाई रोज की रोज जाके वो, लेकिन भाई ऐसा है रोज की रोज भी अच्छा नहीं लगता ऐसे। ऐसे बिना जानकारी तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पर वहां नाचने का शौक नहीं, तो अब बताओ जैसे आपकी एग्जाम आ रही है, अब वहां तो 12-12 बजे तक डीजे बजता रहेगा। गवर्नमेंट ने कितनी सख्ताई बरत ली हो भाई, 10 बजे बाद मत बजाओ, लेकिन चलो 10 बजे तक भी डिस्टर्बेंस तो है ही ना। तो खैर हाँ ये तो है ही, तो ये सही बात है। हाँ गांव। और मैं आपको बताऊं शहर में भाई रहना कौन चाहता है? हाँ सब मजबूरी से शहर में रहते हैं, ऐसा है। मेरे को खुद को गांव बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब हमारी जो अब कोचिंग है सब यहाँ है, विनायक यहाँ है, चौधरी क्लास है जयपुर में, तो फिर गांव में क्या मतलब। पर ये भी मैंने देखा है कि गांव में तभी लगता है जब अपन जयपुर में रहते हैं। जो लगातार जो गांव में रहता है ना, उनको लगता है कि यार, है ना, सही बात है ये। चलो कोई बात नहीं, खैर। और करने वाला भाई साहब ये मैं ऐसा मानता हूं ऊपर वाला है। आप कितना ही बढ़िया कर लो, जब उसको बिगाड़ना होता है ना तो कहीं भी बिगाड़ देता है वो, ठीक है। वो जो ऊपर जो बैठा है ना, उसकी माया अपरंपार है, कब बाग में आग लगा दे, आग में बाग लगा दे, सच में कोई नहीं जानता। तो आप कितना ही बढ़िया कर लो तो भी बिगाड़ना चाहे तो बिगाड़ देगा। जी मैं आगे बढ़ूं। हमने कुछ 2 साल पहले हाईवे के नजदीक जमीन ली थी, बढ़िया बढ़िया सोच के ली थी। अभी वो रूल बना दिया 75 मीटर वाला आया ना अभी कि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के सेंटर से 75 मीटर दूरी पर आप हाँ कुछ बना नहीं सकते। चलो आपका लिया हुआ जमीन सब बेकार हो गया वो तो। अब बताओ 75 मीटर कितना होता है? लगभग 246 फीट, यानी कि सेंटर से और चलो नेशनल हाईवे पे चलो कोई बात नहीं, चलो मान ले हम, तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं अपना तो फिर भी सेफ बच रहा है, मतलब उसके पीछे कुछ जगह और बच रही है, तो इतनी कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। पर स्टेट हाईवे में सेंटर से 75 मीटर इधर, भाई साहब आप सोचो, कभी जाओ ना आप तो वहां देखना ना कोई हॉस्पिटल बच रहा, ठीक है। जो हॉस्पिटल हाईवे के पास बने हुए ना, जैसे रोड के पास में, ना कोई हॉस्पिटल बच रहा, ना कोई होटल, ना कोई ढाबा। क्योंकि एक बात बताओ, जो बनाने वाला होगा वो 75 मीटर छोड़ करके क्यों बनाएगा भाई? वो तो वहां पास में ही बनाएगा ना। अब हालांकि इस पे विरोध चल रहा है, लेकिन देखो क्या क्या परिस्थितियां बदलती हैं। क्या हुआ? मुआवजा क्या, गवर्नमेंट क्या मुआवजा देती है? और मुआवजा भी एक साथ नहीं देता। नहीं खैर, अभी जिनका नेशनल हाईवे के पास है ना, अगर कोई है क्या आपके किसी का?
इन सर का है नहीं, इनका मैंने पूछा था, इनका तो थोड़ा दूर है, तो इनका इनकी तो शायद मेरे हिसाब से पुश्तैनी जमीन है, तो उनको टेंशन नहीं है, समझे नहीं उनके। यार एक बात बताओ, जिसके नेशनल हाईवे पे 100 बीघा जमीन, उसको क्या टेंशन है भाई? मान लो किसी के 100 बीघा जमीन है, लेकिन आपने खुद ने खरीदी है जाकर के, तो आप कितनी खरीदोगे? 500 गज, 600 गज, 700 गज, इतना ही तो खरीदोगे ना। अच्छा, और वो कितनी दूर जाके खरीदोगे? रोड के पास में तो नहीं। अरे हमने तो फिर भी बहुत सोच समझ के लिया था, हमने तो सेंटर से ये देख लो लगभग 50 मीटर छोड़ करके, मतलब जयपुर से लेकर के चौमू के बीच में वो एक ही जगह है जहां इतनी ज्यादा गैप है, तो ये सोच के लिए था कि यार इतना ज्यादा गैप है, जाएगी तो भी कितनी जाएगी, लेकिन फिर भी 75 मीटर बहुत होता है भाई। चलो खैर कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी के है तो वो टेंशन ना ले, क्योंकि अफवाह ज्यादा है। 40 मीटर तक प्रॉब्लम है, 40 मीटर के बाद में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको एनओसी लेकर के बनानी होती है। अगर आपकी कोई रिश्तेदारी में है तो उनको आराम से बोल दो कि अफवाह ज्यादा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या नहीं, पहले मेरे को हो गई थी टेंशन लेकिन बाद में फिर मैं सारा जब गहन अध्ययन किया तो फिर पता लगा कि ऐसा कुछ नहीं है, एनएचआई या फिर पीडब्ल्यूडी से परमिशन लेकर के आप बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा हाँ, और अरे क्या बात कर रहे हो, एक चीज और, आने वाले टाइम में जो गांव में जो सड़क आप देख पा रहे हो ना भाई साहब, वो भी 100 फीट की है, सेंटर से 50 फीट छोड़ करके ये आपको बनाना। क्या बात करो, अरे गांव में भी तो सड़क तो जा ही रही है ना। अगर ईमानदारी से बता रहा हूं कि अगर जो गवर्नमेंट ने या जो एनएचआई ने ये जो रूल लागू किया है, अगर ये हर जगह हो जाए ना, कसम से नक्शा ही बदल जाए। देखो मतलब सच बता रहा हूं, इतनी बड़ी बड़ी रोडें हो जाए, नक्शा ही बदल जाए, लेकिन ये जमीन पर थोड़ी उतरते हैं, तो ये तो कागजों में ही रहते हैं। नहीं वाकई में जो जो बनाया ना प्लान, वो बहुत जोरदार बनाया है। हाँ हाँ, आपके घर पड़ा तो फिर उनको मुआवजा मिला कितना? जितना था उतना मिला है, ज्यादा मिला या कम मिला? चलो फिर फिलहाल तो अपन को मुआवजा यहां लेना चाहिए। इधर आओ, देखो अपना मुआवजा अपन को यहां मिलेगा। अब एक बात बताऊं आपको मैं, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, इतना ही तो पढ़ते हैं अपन। अपने जो 12वीं क्लास में जो होता है, ठीक है, वो इतना ही तो होता है, ठीक है। लिखित का जो पेपर आता है उसमें इतना ही तो आता है। ओ भाई, हम जो किताबें पढ़ते हैं वहां यहां आकर के रुक जाते हैं, मतलब इतना ही पढ़ाया जाता है, इतना ही अपन पढ़ते हैं। पर आपको एक बात बताऊं डरावनी, यहां से सवाल ही नहीं पूछता आजकल, यहां से सवाल ही नहीं पूछ रहा आजकल, तो कहां से पूछ रहा? अब सुनो और ध्यान से, हमें सवाल क्या पूछेगा वो सुनो। हमें सवाल पूछेगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का मान बढ़ाने के लिए क्या करना होगा। इसकी फोकस दूरी बढ़ानी होगी, इसकी घटानी होगी, दोनों की बढ़ानी होगी, दोनों की घटानी होगी। भाई साहब, इसकी घटानी होगी, इसकी बढ़ानी होगी। एक तो ये पूछेगा जो हमें कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, एक एफ ई नजर आ रहा है, एफ नोट तो नजर ही नहीं आ रहा। और क्या पूछेगा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नली की लंबाई बढ़ाने पर आवर्धन क्षमता का मान बढ़ेगा या घटेगा, या एम का मान बढ़ाने के लिए नली की लंबाई बढ़ानी पड़ेगी या घटानी पड़ेगी। और यहां लंबाई कहीं है ही नहीं। और सुनो, अभी 2 साल पहले जो एग्जाम में पूछा गया, हां शायद 2 साल पहले की बात है, न्यूमेरिकल पूछा गया यहां से, आरपीएससी के लगभग हर एग्जाम में पूछा गया, लेकिन वहां जिक्र हुआ लंबाई का। हाँ पूछा जा चुका है, सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है, फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है, नीट जेई में पूछा जा चुका है, और वो भी क्या, एल के पदों में एम का मान पूछा जा चुका है। एल का मान देगा, एफ नोट का मान देगा, एफ ई का मान देगा, इसकी फोकस दूरी देगा, इसकी फोकस दूरी देगा, लंबाई का मान देगा, और बोलेगा आवर्धन क्षमता का मान क्या होगा। 2024 या 2025 में तो नीट के पेपर में पूछ चुका है ये सवाल। तो सर अब हम क्या करें, और इसमें ऐसा है ही नहीं, तो अब हमें 2 कदम और आगे चलने पड़ेंगे, वही हमें याद रखना होगा। और सुनो, कई बार वो हमें बोलता ही नहीं है,
कि अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर पे बन रहा है या अनंत पर बन रहा है, तो फिर हम किसे माने? कुछ भी ना बोले तो आपको अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है ये मानना है, क्योंकि ये रिलैक्स वाला केस होता है। तो जब तक कुछ भी ना बोले अंतिम प्रतिबिंब को अनंत वाले केस में मानना होगा। ठीक है सर, मान लेंगे, लेकिन अब बताओ इसे और कैसे लिखा जा सकता है, बताता हूं। एम डी बराबर माइनस में लेते हैं भाई, लेते हैं एल आएगा, एफ नोट आएगा 1 प्लस डी अपॉन एफ ई आएगा, और यहां एम अनंत बराबर माइनस आएगा, सोचता हूं मैं, ये एल आएगा, एफ नोट आएगा, ये डी आएगा और एफ ई आएगा। ओ भाई साहब, यहां से सवाल पूछ रहा है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जितना भी हमने पढ़ा ना उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। लेकिन सर आपने ऐसे लिख कैसे दिया, और आपको क्या लगता है हम राजी राजी मान लेंगे? मान लोगे तो बढ़िया है। बाकी देखो मैंने क्या किया है, मैंने यहां वी नोट को लगभग लगभग बोला है नली की लंबाई के बराबर, और भाई साहब यू नोट को बोला है एफ नोट के बराबर। ये दो बदलाव किए हैं, और जो दो सूत्र आपने पहले से लिख रखे हैं वहां जब ये वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा आंसर कुछ ऐसा आएगा। सर एक बात बताइए, ऐसा आपने क्यों लिखा? देखो हमारा प्रयास रहता है कि हमें प्रतिबिंब बड़े से बड़ा प्राप्त हो, ये तो मानते हो। हम चाहते हैं कि इस ए बी का भी बड़ा प्रतिबिंब बने, और हम चाहते हैं कि ई डैश बी डैश का भी बहुत बड़ा प्रतिबिंब बने। तो अगर आपको ए बी का बड़े से बड़ा प्रतिबिंब बनाना है तो लगभग एफ नोट के नजदीक रखना पड़ेगा, मानते हो? अरे क्या बात कर रहे हो यार, इसके नजदीक रखोगे तो बनेगा 2f नोट पर और बराबर आकार का बनेगा, लेकिन जैसे जैसे पास में लेके आओगे भाई साहब एफ नोट पर लाने का मतलब है अनंत पर बनेगा और बहुत बड़े आकार का बनेगा। तो चलो यहां तो मतलब, लेकिन इसके नजदीक ला सकते हैं, मतलब यू नोट की वैल्यू किसके बराबर होगी? एफ नोट के बराबर होगी, और फिर बनने वाला प्रतिबिंब इसके बिल्कुल नजदीक बनेगा, मतलब वी नोट की वैल्यू किसके बराबर ले लेंगे अपन? एल के बराबर। और इतना दिमाग क्यों लगाना यार, जब मैं कह रहा हूं कि एग्जाम में यहां से सवाल पूछेगा तो यहां से पूछेगा। सबको फाड़ के फेंक देना, एक फॉर्मूला ये याद रख लेना, एग्जाम में जब आप बैठोगे मजा आ जाएगा। उतारो। हेलो सर, ये सूत्र लिखने के बाद आपको ये लिखना होगा। और क्या बदलाव किया है मैंने कि भाई साहब यहां वी नोट लगभग बराबर एल के, एल यहां नली की लंबाई है, और यू नोट बराबर एफ नोट के बराबर होगा, और एफ नोट यहां अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी है। एम अनंत बराबर नली की लंबाई 25 सेंटीमीटर, एफ नोट और एफ ई। यहां एल है नली की लंबाई, और नहीं माइनस आएगा, अरे चिंता ना करो यार, माइनस आएगा बिल्कुल। माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। मैंने यहां माइनस नहीं लिखा क्या? लिखा है ना, इधर लिखा है, इसे यहां नहीं लिखा। डी यहां है 25 सेंटीमीटर, एफ नोट और एफ ई क्या है वो आप खुद लिखो। फोकस दूरी है ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, फोकस दूरी है आईपीस लेंस के लिए।
जी आगे चलें। अब बताओ m का मान बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का मान बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? ऐसा करो, नोट लगाओ। अजी नोट लगाओ, आप तो नोट लगाओ। नंबर 1 पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए तीर का निशान लगा दीजिए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का मान बढ़ाने के लिए तीर का निशान लगाओ और बताते जाइए क्या होगा। ए पॉइंट बताइए, एफ नोट ज्यादा या कम? कम। बताओ एफ ई का मान ज्यादा या कम? कम होगा। ए बेस से नली की लंबाई, नली की लंबाई मतलब कैपिटल एल का मान क्या करना पड़ेगा? ज्यादा। और भी कुछ? ए बे से दे। बताओ तरंगदैर्घ्य का मान क्या करना पड़ेगा? लैम्डा का मान। तरंगदैर्घ्य कम या ज्यादा? हमेशा ही कम। कल भी बोला है मैंने, बिल्कुल तरंगदैर्घ्य का मान कम करना पड़ेगा। देखो आज तो वो फोकस दूरी पूछ रहा है, कल वो पावर पूछ लेगा। तो यहां पी नोट का मान ज्यादा और यहां पी का मान ज्यादा। ऑब्जेक्टिव लेंस की पावर भी ज्यादा, आईपीस लेंस की पावर भी ज्यादा और फोकस दूरी कम। और ये बात हमें कहां से पता लग रही है? यहां से पता लग रही है। और ये हमारा पहला पॉइंट था। एक बात और बताओ मुझे, एक बात और बताओ, सुनो। आपके पास दो या दो से ज्यादा लेंस है, बहुत काम की चीज है। अभी जो मैं बता रहा हूं बहुत काम की चीज है। दो या दो से ज्यादा लेंस हैं और आपसे पूछ रहा है कि उन सब के लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होगा और तुल्य शक्ति का सूत्र क्या होगा। मतलब उन सब के लिए शक्ति का मान कितना होगा, उस संयोजन की शक्ति कितनी होगी और उस संयोजन के लिए आवर्धन क्षमता मतलब मैग्निफिकेशन पावर कितनी होगी। और दो या दो से ज्यादा लेंसों का एक संयोजन है, एक सेट बना हुआ है। हाँ यार बताओ। तो पता है एम के लिए तो क्या बोलोगे आप? इसके लिए तो बोलोगे m1 गुणा m2 गुणा m3 गुणा, चलते रहिए। और p के लिए क्या बोलोगे? p1 प्लस p2 प्लस p3, चलते रहिए। ओ भाई लेंसों का संयोजन पढ़ के आए? लेंसों का संयोजन पढ़ा, तुल्य फोकस दूरी पढ़ी, तुल्य पावर भी पढ़ी। तो पावर के लिए तो ये लेना है, लेकिन अगर मैग्निफिकेशन पावर की बात करें तो कुछ ऐसा लेना है। लिखो इस बात को, बड़े काम की चीज है। लिखो, यदि दो या दो से ज्यादा लेंसों, दो या दो से ज्यादा लेंसों के संयोजन की बात हो, दो या दो से ज्यादा लेंसों के संयोजन की बात हो,
तो संयोजन के लिए आवर्धन क्षमता m तथा संयोजन की शक्ति P के सूत्र इस प्रकार प्राप्त होंगे। m के लिए कुछ ऐसा लिखना है, p के लिए कुछ ऐसा लिखना है। ठीक है। और भाई मोहित सोन, ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया सवाल है जो कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। कौन सा वाला? ये वाला। हाँ, ये वाला m वाला। किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 या 2 से ज्यादा लेंस हैं, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए सही सूत्र क्या होगा? फिर आपको ऐसा लेना है, यानी कि वहां m1 प्लस m2 प्लस m3 ऐसा नहीं लेना है। सबको जोड़ करके n का भाग देगा वो भी हमें नहीं लेना है, मतलब गुणा करना है। ये अपने आप में पूछा गया सवाल। और सुनो, इसकी तो बात ही क्या है, ये तो कई बार पूछा है। ये तो अभी भी मैं बताया था कि चलो पावर ना पूछ करके उसने क्या पूछा, तुल्य फोकस दूरी के बारे में पूछा। अच्छा है सर। और तुल्य शक्ति का मान कुछ ऐसा होगा। और ये दोनों बातें एक साथ भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है आरपीएससी 2025 में। ये दोनों की दोनों बातें एक साथ पूछी जा चुकी है ग्रेड फर्स्ट के एग्जाम में। आप लिख सकते हो। कहीं सेकंड ग्रेड में तो नहीं पूछी यार ये? नहीं, फर्स्ट ग्रेड में पूछी है। पर हमें भी एग्जाम में ऐसा पूछा जा चुका है, पूछा जा सकता है आरपीएससी 2025 में। मैं ये नहीं लगाऊंगा कि सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में से डाउट हो रहा है मुझे थोड़ा। नहीं, डाउट नहीं हो रहा, फर्स्ट ग्रेड में आया था। मतलब आप समझो, केवल m के बारे में हमसे पूछ लेगा, केवल p के बारे में हमसे पूछ लेगा, और दोनों को साथ लेकर के पूछ लेगा। अगला पॉइंट लिखो बाप, नए पन्ने से स्टार्ट करो। टेलीस्कोप मतलब दूरदर्शी। हाँ, इसी चैप्टर का पार्ट है। हम जो पढ़ रहे थे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, दूरदर्शी मतलब टेलीस्कोप। क्या होता है भाई टेलीस्कोप? लिखो इसके बारे में। ऐसा प्रकाशिक यंत्र ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के नजदीक बना दिया जाता है, नेत्र के नजदीक बना दिया जाता है, उसे दूरदर्शी कहते हैं।
उसे दूरदर्शी कहते हैं। लिखो, दूरदर्शी दो प्रकार का होता है। दूरदर्शी दो प्रकार का होता है। नंबर वन, अपवर्तक दूरदर्शी। दूसरा है परावर्तक दूरदर्शी। अपवर्तक दूरदर्शी, रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप, ये रिफ्रैक्टिव और ये रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप। अपवर्तक दूरदर्शी मतलब अपवर्तन की घटना होती है, परावर्तक दूरदर्शी परावर्तन की घटना पर आधारित है। अरे भाई, इसमें लेंस काम में लेते हैं और इसमें दर्पण काम में लेते हैं, इतनी सी बात है। हमारे कोर्स में वैसे अपवर्तक दूरदर्शी है, परावर्तक दूरदर्शी एनसीईआरटी में इसका जिक्र तो है, लेकिन नहीं पूछता। अपन बात तो करेंगे खैर, लेकिन एग्जाम में पूछता बहुत कम है। टॉपिक डालो, अपवर्तक दूरदर्शी। अपवर्तक दूरदर्शी लिखो इसके बारे में। पानी वानी पी लो, आप ऐसा करो, पानी वानी पी लो, थोड़ा गहरी सांस लो, ठीक है। मैं भी पानी वानी पी लेता हूं।
चलो अब ध्यान से सुनो, नहीं पहले मेरी सुनो उसके बाद आप उतारना। अपवर्तक दूरदर्शी, ऐसी दूरदर्शी जहां लेंस काम में लेते हैं उसे अपवर्तक दूरदर्शी कहते हैं, और परावर्तक दूरदर्शी जहां दर्पण काम में लेते हैं। मतलब जिसमें अपवर्तन की घटना है वो अपवर्तक दूरदर्शी, जिसमें परावर्तन की घटना वो परावर्तक दूरदर्शी। ओके, इसकी क्रियाविधि क्या होगी, इसका सिद्धांत क्या है वो सुनो। देखो, दूर से आती हुई प्रकाश किरणें वास्तव में समांतर ही आएंगी। दूर की वस्तु को आप देख रहे हो, आने वाली प्रकाश किरणें समांतर आएंगी। समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद लेंस से अपवर्तित होकर के कहां जाकर के मिलती हैं भाई, या तो फोकस बिंदु पर, इसका फोकस बिंदु होगा यहां, फोकस बिंदु पर ये तो मिल रही है यहां, तो भाई ये होता है फोकस तल। कुछ दोबारा बताता हूं, अलग से बताता हूं, ध्यान से सुनिए। अगर आप समांतर प्रकाश किरणों को यूं लेके आते हो तो ये प्रकाश किरणें यहां जाके मिलती हैं फोकस बिंदु पर, इसको फोकस बिंदु कहते हैं और इस लाइन को बोलते हैं फोकस तल। तो समांतर से आने वाली प्रकाश किरणें फोकस बिंदु पर मिलती हैं, या यूं कहें कि फोकस तल पर मिलती हैं। अब अगर मैं ऐसा डायग्राम यहां बनाता तो आपको ये ए डैश और बी डैश तो दिखाई नहीं देता, वो तो बिंदुवत हो जाता, इसलिए हमें ऐसे लाना पड़ रहा है। तो सुनो, दूर से आती हुई प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद फोकस बिंदु या फोकस तल पर आकर के मिलती हैं, और यहां हमने फोकस तल पर मिलाया है। तो यहां इस बिंब का प्रतिबिंब बन गया ए डैश और बी डैश, ये मध्यवर्ती प्रतिबिंब है। ये ए डैश बी डैश अब इसके लिए बिंब का काम करेगा, ये सेम वही कहानी है पहले वाली, अब बिंब का काम करेगा, और इस अकेले लेंस का व्यवहार वैसा ही है जैसा सरल सूक्ष्मदर्शी में उस अकेले लेंस का हुआ करता था। जो लेंस वस्तु की ओर होगा, बिंब की ओर होगा, उसे ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, और जो आंख की तरफ होगा उसे आईपीस लेंस कहते हैं। क्या डायग्राम देख के ऐसा लग रहा है कि सूक्ष्मदर्शी में, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में और दूरदर्शी में क्या फर्क लग रहा है? वहां इस वाले लेंस का द्वारक बड़ा था, फोकस दूरी ज्यादा थी, लेकिन आज इसके लिए फोकस दूरी ज्यादा है और द्वारक बड़ा है। ऐसा हमें एग्जाम में सवाल पूछ लेगा। और सुनो और सुनो, और तो बहुत जोरदार चीजें आने वाली है इसमें, बताता हूं। अब इस ए डैश बी डैश को कहां समायोजित करना होगा? अभिनेत्र लेंस की फोकस बिंदु यानी कि प्रकाशिक केंद्र ई, और फोकस बिंदु समझ पा रहे हो, इतना यहां है तो इतना इधर भी तो होगा, बोलो। यानी कि प्रकाशिक केंद्र ई और फोकस बिंदु एफ ई के मध्य जब ए डैश बी डैश को आप समायोजित करते हैं तो अंतिम प्रतिबिंब आपको ए डबल डैश बी डबल डैश प्राप्त होता है। और आज ये भी गाय प्राप्त होगा, गाय, काल्पनिक और उल्टा ही प्राप्त होगा। और सुनो, एक मिनट और सुनो। समांतर से आती हुई प्रकाश किरणें कहां मिलेंगी भाई? फोकस तल पर। तो इस वाले बिंदु को आपको क्या बोलना पड़ेगा रे? एफ नोट। ओ भाई यार, आप मानो यार, यहां से लेकर यहां तक की दूरी को आपको एफ नोट बोलना पड़ेगा यार। और ये बना है यहां ए डैश, और भाई साहब थोड़ा पास में आ जाओ, ये बी डैश, और ये ए डैश बी डैश इसके लिए बिंब का काम करेगा, और बिंब की दूरी को बोलते हैं हम यू। तो यार यू ना बोल करके आपको यू ई बोल देना चाहिए। जी मानते हो? ओके। आज मैंने इसको एफ नोट सर क्यों बोला? सर आपको तो वी नोट बोलना चाहिए था ना। बहुत बढ़िया, बिल्कुल वी नोट बोलना चाहिए था, मतलब इसके लिए प्रतिबिंब की दूरी है। लेकिन यार सोचो, जो समांतर से प्रकाश किरणें आएंगी वो फोकस तल पर आएंगी, तो आप इस वी नोट को क्या कह सकते हो? आज एफ नोट कह सकते हो। तो बिल्कुल ये वाली दूरी एफ नोट और ये वाली दूरी यू ही होगी। मतलब नली की लंबाई कोई हमसे पूछे तो एल बराबर आप क्या बोलोगे रे? एफ नोट प्लस यू ही बोलेंगे।
यू क्या होता है? बिंब की दूरी। यू ई का मतलब क्या है? आईपीस लेंस के लिए बिंब की दूरी, अभिनेत्र लेंस के लिए बिंब की दूरी। और सुनो, कोशिश करूंगा कि ये सारी बातें मैं आपको लिखवा दूंगा। ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं कोशिश करूंगा तो मैं लिखवा ही दूंगा। और सुनो, यहां जो एम का मान आएगा भाई साहब, यहां भी बीटा अपॉन एल्फा ही आएगा। बीटा क्या है? अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, ये वाला कोण, इसे बीटा कहिए। एल्फा क्या है? बिंब द्वारा नेत्र पर बना कोण, जब वो डी दूरी पे हो। ना ना ना, आज नहीं बोल सकते। आप चंद्रमा को देख रहे हो, डी दूरी पर लाओगे कैसे? जैसा है वैसा ही, जो आपको दिखाई दे रहा है यही एल्फा, यही एल्फा। यानी कि बिंब के द्वारा नेत्र पर बना कोण वो होगा एल्फा, तो प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बना कोण वो होगा बीटा। यूं भी कह सकते हैं, बिंब के द्वारा अभिदृश्यक लेंस पर बनाया गया कोण वो एल्फा, और अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण वो बीटा। और सुनो, कहानी वही स्टार्ट होगी। एम का मान अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति पर निर्भर करेगा। एक बार मैं चाहता हूं कि ये डायग्राम बनाओ, वो तो मैं बाद में लिखूंगा। और आप चिंता क्यों कर रहे हो? एक बार ये खाना पूर्ति पूरी कर लो। कसम से मैं आपको ये बता दूंगा कि एग्जाम में कहां से पूछ सकता है, उसके बाहर वो जा ही नहीं सकता। लेकिन अब खाना पूर्ति तो हमें सारी पूरी करनी पड़ेगी ना। देखो, तो आपको करना क्या है? ये डायग्राम बनाना है। देखो मैंने क्या किया है, देखो 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 देखो, इसको ऊपर जाके मोड़ दिया है। आपको ऐसा नहीं मोड़ना है, क्योंकि मैंने जब यहां से देखा ना तो मुझे पता लगा कि ऐसे नहीं मोड़ना है, आपको सीधा ही ले जाना है, क्योंकि मुझे यहां प्रतिबिंब बनाना था। ये बात भी सही है। क्या बात है, क्या बात है। तो आप कुछ ऐसे लेके चलो पहले से ही। सोच रहा हूं, देखिए मैं, क्या बात कर रहे हो, ऐसा थोड़ी है कि बनेगा नहीं। ऐसा ना, चलो 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 चलो। हाँ, उससे तो बढ़िया ही बना। ए डबल डैश बी डबल डैश। नहीं, ये बड़ा है, ये छोटा है। अभी मैंने बोला था थोड़ी देर पहले। क्या हुआ दीपू? अरे इतना दुखी क्यों है?
कोई बात नहीं, सही है, बढ़िया है, क्या दिक्कत है। कौन से वाली, ये वाली इमेज, ये इन्फिनिटी पे क्यों बनेगी? का ना ना ना, इसका फोकस तो यहां रह गया, मतलब इस ए डैश बी डैश को इसके प्रकाशिक केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में समायोजित किया है। ये वाली लाइन, इसको बोलते हैं फोकस तल, इसका फोकस तल है ये, इसका, हाँ, यानी कि ये फोकस तल है वो भी किसका? ऑब्जेक्टिव लेंस का। लेकिन ये फोकस तल आईपीस लेंस का नहीं है, इसकी फोकस दूरी तो यहां पर है और उधर यहां पर है। हाँ जी, क्या कह रहे हो आप? एक बार डायग्राम बनाइए, मैं आपको एक बार फिर समझा दूंगा, बहुत सरल, बहुत आसान है ये। ना बहुत बढ़िया बना है, बहुत बढ़िया बना है, बिल्कुल आंख बना दो आप तो। जी, अब मुझे बोलने का मौका दीजिए।
मैं स्टार्ट करूं? देखो, समांतर से आती हुई प्रकाश किरणें अभिदृश्यक लेंस से अपवर्तित होकर के कहां मिलेंगी? इसकी फोकस तल पर मिलती हैं और प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनाती हैं। ये प्रतिबिंब ए डैश बी डैश इसके लिए बिंब का काम करता है, और ये वाला लेंस आज भी क्या करता है? जो सरल सूक्ष्मदर्शी में वो अकेला लेंस था उसकी तरह काम करता है, या फिर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो अभिदृश्यक लेंस था वैसा ही, अभिनेत्र लेंस था वैसा ही काम करता है। तो इस ए डैश बी डैश को कहां समायोजित करना पड़ेगा, कहां व्यवस्थित करना पड़ेगा? इसके फोकस बिंदु और प्रकाशिक केंद्र के मध्य। ये इसका प्रकाशिक केंद्र है, ऑप्टिकल सेंटर है, और ये फोकस बिंदु है। इधर भी है, इधर भी है, क्योंकि एक लेंस में एक नहीं दो फोकस बिंदु होते हैं। ए डैश बी डैश को हमने कहां समायोजित किया? फोकस बिंदु और प्रकाशिक केंद्र के मध्य। तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ध्यान दें, इस ए डैश बी डैश की अगर रेस्पेक्ट में देखूं तो कैसा बनेगा? इसके सापेक्ष देखें तो काशी बनेगा। इसके सापेक्ष इसका माथा नीचे है, इसका माथा भी नीचे है, तो इसके सापेक्ष तो कैसा बना? सीधा ही बना, लेकिन काल्पनिक बना। इसके सापेक्ष, लेकिन ना इसके सापेक्ष ऐसा नहीं बनेगा। इसके रेस्पेक्ट में कैसा बनेगा? काऊ बनेगा, काल्पनिक और उल्टा बनेगा। जबकि इसके रेस्पेक्ट में ये कैसा बना था? वास्तविक और उल्टा बना था। ठीक, और सुनो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के विपरीत यहां पर अभिदृश्यक लेंस का द्वारक बड़ा होता है और फोकस दूरी ज्यादा होती है, इसकी कम होती है। वहां इसका उल्टा था। सर ऐसा क्यों होता है? क्या फायदा है ऐसा लेने से? इसका फायदा यह होगा कि इसका द्वारक जितना बड़ा होगा ज्यादा से ज्यादा प्रकाश किरणों को ग्रहण किया जाएगा, और प्रतिबिंब की चमक यानी कि इंटेंसिटी मतलब तीव्रता उतनी ही ज्यादा होगी। यह वजह है। ज्यादा द्वारक होगा, ज्यादा डायमीटर होगा, तो आने वाली प्रकाश किरणों को ज्यादा एब्जॉर्व करेगा, तो जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी तीव्रता ज्यादा होगी। तो पर यह बात अपन सूक्ष्मदर्शी में क्यों नहीं बोलते? सूक्ष्मदर्शी में देख क्या रहे हो? सूक्ष्म आकार के कणों को देख रहे हो आप, तो फिर आपको बड़ा द्वारक रखने की जरूरत कहां पड़ रही है? सोचो। ठीक है, और सुनो, इधर आओ। m बराबर वही बीटा अपॉन एल्फा। बीटा है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण, और एल्फा है बिंब द्वारा अभिदृश्यक पर बनाया गया कोण, जैसा कि डायग्राम में है। ठीक, इसमें 25 सेंटीमीटर वाला लागू नहीं होगा। फिर जब अंतिम प्रतिबिंब d दूरी पर बने और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो अंतिम प्रतिबिंब जब d दूरी पर बनता है तो आपको याद रखना होगा इसका मान आएगा f नोट अपॉन एफ ई 1 प्लस d अपॉन एफ ई। ऐसा कहां बोला था हमने? सूक्ष्मदर्शी में बोला था ना। ये गलत हो जाएगा, इसमें उल्टा होता है, एफ ई अपॉन डी होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, अब आप ये जानने का टाइम नहीं है हमारे पास। ऐसा होता है मतलब भाई होता है। और सुनो,
जब अंतिम प्रतिबिंब डी पर बनेगा तो m का मान ये होगा। और ऐसे केस में नली की लंबाई बता दीजिए। जब अंतिम प्रतिबिंब डी दूरी पर बनता है तो नली की लंबाई बताओ क्या होगी? एफ नोट प्लस यूई। ये नली की लंबाई है। चलो अनंत वाले केस में आओ। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो m अनंत बराबर होगा माइनस में एफ नोट अपॉन एफ ई। माइनस आता है क्योंकि उल्टा प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए आता है। न्यूमेरिकल सोल्व करो तो आप मैग्नीट्यूड ध्यान रखना, ठीक है? वो मैं अलग से लिखवा दूंगा, अभी चिंता ना करो। अभी तो जो भाई साहब हमारे किताबों में लिखा हुआ ना वो लिखवाना पड़ रहा है मुझे। और ऐसे केस में नली की लंबाई कब? जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो नली की लंबाई का मान होगा एफ नोट प्लस यूई। मत बोलना आज, एफ नोट प्लस एफ ही बोल देना। देखो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनाना है तो वास्तव में ये कहां होना चाहिए? इसके फोकस बिंदु पर होना चाहिए। और अगर ये फोकस बिंदु पर होगा तो यूई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? एफ ई के बराबर हो जाएगी। ऐसा मैंने बोला है। आप ऐसा जानना चाहोगे कि सर हमें को एक काम की बात बता दो। आप तो सबको भूल जाना, इसे याद करके जाना। मतलब क्या बोलूं मैं, 99.99% यहां से सवाल पूछा जाता है। बिल्कुल न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको माइनस का भी ध्यान नहीं रखना है, वो मैं नोट लगा के लिखवा दूंगा। ओके सर, क्या देगा सर जरा बताइए हमें। वो कहेगा दूरदर्शी में जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो भाई साहब तो आवर्धन क्षमता का मान 9 प्राप्त होता है और नली की लंबाई 20 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। बताओ एफ नोट क्या होगा और एफ ई का मान क्या होगा? ऑप्शन वहां देख लेना। मतलब एम का मान तो है 9 और लंबाई का मान है 20 सेंटीमीटर। बताओ एफ नोट और एफ ई का मान क्या होगा? भाई साहब इन दोनों को जोड़ने पर तो 20 आना चाहिए और भाग देने पर 9 आना चाहिए। और चिंता मत करो, इससे भी इसको भी मैं और आसान बना दूंगा। मतलब आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, बस सवाल पढ़ा नहीं कि टिक आपने किया नहीं। लेकिन सर फिर भी आपने बोला है तो बोलो। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इसमें एक 18 आएगा और एक 2 आएगा, बस तो फिर आंसर आ जाएगा। 18 और 2 को जोड़ने पर तो 20 आएगा और 18 में 2 का भाग देने पर 9 आएगा। वहां एक चक्कर पड़ेगा, वहां 18 और 2 2 बार मिलेगा। 18 2 2 18। अब किसके लिए 18 लेना है, किसके लिए 2 लेना है? तो ध्यान दीजिए, इसकी फोकस दूरी ज्यादा, इसके लिए 18 और इसके लिए 2। चलो खैर, सारी बातें एक साथ हम कवर नहीं कर पाएंगे। मैं चाहता हूं कि आपने डायग्राम बनाया, डायग्राम बनाने के बाद मैं पहले कुछ लिखूंगा, वो लिखना, उसके बाद ये सारी बातें लिखना। लिखो देखो, और चिंता मत करो जिसको लगता है ना कि नहीं होता सर हमसे केमिस्ट्री बायो जीके, ए भगवान सर नहीं, अरे को छोड़ो, सब हटा देना, बस इसे याद करके चले जाना। और याद करके भी आराम आराम से जाना, मतलब बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। जब कौन सा वो जो आपका एग्जाम जो हॉल होता है, ठीक है, उसमें फुदक फुदक के जाना आराम से। इस टेबल पे बैठा, अरे हटाओ दूसरी टेबल लेके आओ, वो कॉन्फिडेंस दिखेगा। ठीक है, वो पेपर बांटने वाला देखेगा इसको क्या हो रहा है भाई, उसको बोलना है, क्योंकि हमें पता है सर एक सवाल तो हमारा यहां से आने वाला है। बिल्कुल कसम से इतना इंपॉर्टेंट है ये, और इस बार तो पूरे चांस बन रहे हैं। चलो लिखो, पहले जो मैं बोलूं वो लिखो आप। अब इसके बावजूद भी आप इस पे गलत करे होगे तो अच्छी बात नहीं है। आइए लिखो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के विपरीत, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के विपरीत
दूरदर्शी में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के विपरीत दूरदर्शी में अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी ज्यादा और द्वारक बड़ा होता है द्वारक अपर्चर डायमीटर व्यास द्वारक बड़ा होता है। इसका कारण इसमें लिखना, इसका कारण किसका, द्वारक बड़ा क्यों रखते हैं, इसका कारण ज्यादा से ज्यादा प्रकाश को, इसका कारण ज्यादा से ज्यादा प्रकाश को ग्रहण कर तीव्रता ज्यादा प्राप्त करना होता है, मतलब समझ रहे हो, ज्यादा प्रकाश आएगा तो तीव्रता, लिख लो, इस बात को भी लिख लो, चक्कर पड़ जाएगा कि ऊपर वाली थोड़ी लाइन हमारे को समझ में नहीं आ रही, क्योंकि मैंने इसमें लिखवाया क्या है इसका कारण ज्यादा से ज्यादा प्रकाश को ग्रहण कर तीव्रता ज्यादा प्राप्त करना होता है, अर्थात लेंस पर ज्यादा प्रकाश आपतित होगा, तो प्रतिबिंब की चमक ज्यादा प्राप्त होगी, ठीक, लिखो आगे। यहां अंतिम प्रतिबिंब, बाकी सारी बातें लिखने की जरूरत नहीं है, यहां अंतिम प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश, अंतिम प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश बिंब के सापेक्ष कैसा बनेगा, काऊ बनेगा, लिखो, काल्पनिक और उल्टा और बड़ा प्राप्त होगा, काल्पनिक उल्टा और बड़ा प्राप्त होगा। अब लिखो आवर्धन क्षमता का मान, मैग्निफिकेशन पावर, आवर्धन क्षमता का मान, जैसा मैंने लिखा है वैसा लिखो। थोड़ी देर के लिए मैं मिटा देता हूं, 1 मिनट, ऐसा ऐसा ऐसा, थोड़ी देर के लिए, फिर लिख दूंगा मैं। माइनस बताता है कि उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है,
हाँ, बिंब बनेगा नहीं, बिंब है वो। देखो ये इसका मतलब अनंत पे ही है, बहुत ज्यादा दूरी पर है वो। हाँ, कौन सा वाला? ये वाला? हाँ, उससे बड़ा ही बनेगा। हाँ हाँ, तो इसका क्या मतलब होता है बताऊं आपको। अभी आप चंद्रमा को देख रहे हो इतना, है ना, अभी नॉर्मल रूप से, लेकिन जब आप टेलीस्कोप से देखोगे तो यही आपको इतना दिखाई देगा। समझो, यहां से भाई अपन यहां से देखेंगे तो अपन को चंद्रमा इतना दिखाई दे रहा है, जब टेलीस्कोप से देखो तो वही चंद्रमा अपन को उससे बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, तो हमें जैसे पहले दिखाई दे रहा था उसके रेस्पेक्ट में हमें बड़ा दिखाई देगा। और वैसे इसका ये मतलब होता है कि जो टेलीस्कोप है, पता है करता क्या है, दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आंख के नजदीक बनाता है। मैं समझाऊंगा, मैं कुछ नोट लिखूंगा, उसमें कुछ छोटी छोटी बातें बोलूंगा, तो जो हमारे मन में जो डाउट है ना वो भी क्लियर हो जाएंगे। अब आपको इसके अगल बगल में यहां एक छोटा सा, बल्कि एक नहीं, एक दीपक यहां, एक दीपक यहां, काफी है, दो बहुत हैं, ऐसे दीपक बना लेने हैं भाई साहब। आप इसे याद रखो और मस्त रहो। और भावना जी, मैंने क्या बोला? जब एग्जाम सेंटर में जाओ तब उछलते हुए जाना, उछलते हुए, ठीक है, दो तो टेबल बदल देना। अरे ये हटाओ, इसको लाओ। हाँ। ऐसा क्या? हाँ, ऐसा, अरे चिंता ही मत करो, ऐसा नहीं होगा कोई। मैं एक बात थोड़ी बताऊंगा, सुनो आपको एक बात थोड़ी बताऊंगा, इतना बता दूं, इतना बताने पर भी गलत होने की संभावना होती है, मैं मानता हूं भाई। हम इतना याद करके जाएंगे ना तो भी एग्जाम में गलत होने की संभावना है, पर मैं कुछ और बातें भी बताऊंगा, तो भाई साहब फिसल के जा ही नहीं सकता। हाँ, मतलब आपने अगर ये कोई अगर कसम खा के भी बैठे ना कि मैं तो गलती करके आऊंगा, तो भी नहीं होगा, ये मान लो। वो तो मतलब, चलो बताता हूं, बताता हूं सर। यहां से हमें यह पता लगना चाहिए कि एफ नोट ज्यादा होगा और एफ ई से, ये तो पता होना चाहिए हमें। अब नोट लगाओ, नोट लगाइए सर। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए बताइए सर, तीर का निशान लगाओ और बताओ, ए बे से दे। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का मान बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं, आप चिंता ही ना करो। एफ नोट का मान ज्यादा करना होगा और एफ ई का मान कम करना होगा। ये भी काम की बात है। ये काम की बात कैसे? क्योंकि
यहां एफ नोट बढ़ाना पड़ रहा है, जबकि सूक्ष्मदर्शी में इसका मान घटाना पड़ रहा था, एम का मान बढ़ाने के लिए। हां, सूक्ष्मदर्शी में भी इसका मान घटाना पड़ रहा है, यहां भी घटाना पड़ रहा है, पर एफ नोट का मान यहां बढ़ाना पड़ रहा है, वहां घटाना पड़ रहा है। याद रखना, यहां से सवाल पूछ सकता है। वो जो 99.99 बोला, उसके बाद क्या बचा? 0.01, वहां से ये सवाल पूछ सकता है। क्या भाई साहब? कि अगर ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी का मान बढ़ाया जाता है तो आवर्धन क्षमता का मान दूरदर्शी के लिए तो बढ़ेगा, लेकिन सूक्ष्मदर्शी के लिए घटेगा। ये ध्यान रखना। और देखो, अच्छा सवाल तो है ही यार, मतलब दोनों में कुछ फर्क आ रहा है। अब फर्क ही ना पूछेगा तो फिर पूछेगा क्या, वो बताओ। एक तो हमें ये ध्यान रखना है भाई साहब, आपको यहां से हटना होगा। ए हुआ, बे हुआ, से हुआ। सर आप नली की लंबाई का मान ज्यादा, वहां भी ज्यादा, यहां भी ज्यादा, और बिल्कुल लेमडा का मान भी अगर पूछे तो बता देना कम होना चाहिए। बस यहां ये, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी में घटाना होता था, समझ गए ना, और यहां इसमें बढ़ाना हो रहा है, और वहां घटाना होता था। ठीक। दूसरा पॉइंट, सवाल हल करने के लिए एम अनंत वो होना चाहिए एफ नोट अपॉन एफ ई का परिमाण, माइनस जाए भाड़ में। माइनस क्यों आता है? क्योंकि प्रतिबिंब उल्टा बनता है। अगर वो एम का मान माइनस में दे भी देना तो हम उसको प्लस में लेके ही बात करेंगे, ऐसा ध्यान रखना है। हाँ, वही तो बात है ना, आंसर बिल्कुल सही आएगा। एम का मान वो दे सकता है कि इसका मान माइनस में 5 है, इसका मतलब समझ जाना, अरे माइनस तो इसलिए क्योंकि वो उल्टा बन रहा है, आपको 5 समझना है। ठीक। और एल अनंत बराबर होगा एफ नोट प्लस एफ ई, और एफ नोट और एफ ई का मान हमेशा ही क्या रहेगा? पॉजिटिव। बताता हूं, एफ नोट तथा एफ ई के मान क्या होंगे? हमेशा पॉजिटिव। सर ऐसा क्यों? दोनों ही उत्तल हैं तो नेगेटिव किसी का भी नहीं होगा, और एफ नोट ज्यादा होना चाहिए एफ ई से, किसी का भी नेगेटिव नहीं होगा। एफ नोट ज्यादा होना चाहिए, दोनों को अगर जोड़ते हो तो नली की लंबाई के बराबर आना चाहिए, और भाई साहब एम का मान कुछ इस तरीके से होगा, एफ नोट अपॉन एफ ही होगा। सर हम भूल गए तो कभी एफ ही ऊपर लिख दिया और एफ नोट नीचे लिख दिया, कैसे लिख दोगे? एम का मान साला 1 से तो ज्यादा होना ही चाहिए ना, क्यों काम में ले रहे हो उससे टेलीस्कोप को? भाई एम तो 1 से ज्यादा होना ही चाहिए ना। अब 1 से ज्यादा होने के लिए एफ नोट ज्यादा एफ ही कम, समझो। हाँ कम होगी बिल्कुल। हाँ किस पे? नहीं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चिंता मत करो आप, ठीक है। सर कहां तक पहुंच गए अपन, जरा बताएं। अच्छा एक चीज और सुनो, अगर मान लीजिए m का मान 10 है, इसका मतलब क्या है ये बताओ मेरे को। यहां देखो सूक्ष्मदर्शी, सुनो मेरी बात, सूक्ष्मदर्शी में m का मान 10 है, इसका मतलब है कि अगर आकार 1 सेंटीमीटर है तो वो 10 सेंटीमीटर बड़ा दिखाता है। पर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब थोड़ा यूं समझना कि m का मान 10 दिया गया है, इसका मतलब ये होगा, यूं समझना है आपको कि जो वस्तु 10 किलोमीटर दूरी पर है
जब आप टेलीस्कोप से देखोगे तो वो 10 किलोमीटर दूरी वाली वस्तु आपको 1 किलोमीटर की दूरी पर दिखाई देगी। ये करता है वो, जो 10 किलोमीटर पे रखा हुआ है उसे 10 गुना कम दूरी पर दिखा देता है। इस m का मान 10 होने का मतलब यहां ऐसा होता है। देखो इस बात को बता रहा हूं। यदि किसी टेलीस्कोप के लिए, नोट का तीसरा पॉइंट, यदि किसी टेलीस्कोप के लिए m बराबर 10 है, ये माना है अपन ने, ठीक है ना, m बराबर 10 है, ब्रेकेट में लिख लो, माना है। यदि किसी टेलीस्कोप के लिए, दूरदर्शी के लिए m बराबर 10 है, तो इसका अर्थ है कि, इसका मतलब है कि यह दूरदर्शी, यह दूरदर्शी वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब 10 गुना नजदीक बनाता है, 10 गुना नजदीक बनाता है। अर्थात 10 किलोमीटर दूरी पर रखी हुई वस्तु, 10 किलोमीटर दूरी पर रखी हुई वस्तु को 1 किलोमीटर दूरी पर दिखा देता है, 1 किलोमीटर दूरी पर दिखा देता है। अरे मतलब करता क्या है यार, दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आंख के नजदीक बना देता है, ये कहानी है बस। तो अगर आप खुली आंखों से जाकर के पहाड़ पे चढ़ के 10 किलोमीटर दूरी पर किसी पेड़ को देख रहे हो और फिर आप टेलीस्कोप से देख रहे हो जिसके लिए m का मान 10 है, तो वो टेलीस्कोप क्या करेगा, वो जो 10 किलोमीटर दूरी पर वस्तु रखी हुई है उसे 1 किलोमीटर की दूरी पर दिखा देगा। यानी कि अगर 1 किलोमीटर दूरी पर उतनी ही आकार का पेड़ आप देख पा रहे हो ना, उतनी स्पष्ट दिखा देगा आपको, ये मतलब है। हाँ, उतना क्यों, बड़ा दिखेगा ना, बड़ा दिखेगा। बड़ा कैसे दिखेगा बता देता हूं, सुनो रे, 1 मिनट। ओ भाई, एक तो ये पेड़ है ना, ये 10 किलोमीटर दूरी पर है, और अब कहां दिखा रहा आपको, इसी पेड़ को। अब देखना, यहां बनता ये वाला एंगल, जबकि यहां बनेगा ये वाला एंगल थीटा डैश, ऐसे दिखाता है वो। तो नजदीक आ जाएगा तो एंगल तो ज्यादा बनेगा, लेकिन जो 10 किलोमीटर दूरी पर था, जो साफ दिखाई नहीं दे रहा था, वो आज आपको स्पष्ट दिखाई देने लग जाएगा। तो देखो, दर्शन कोण तो बदलेगा, आंख पर कोण तो बदलेगा, यहां पर कोण कम होगा, नजदीक लाओगे तो कोण, वो कोण बढ़ना ही क्या कहलाता है, m कहलाता है यहां। अच्छा है, कुल मिला के। और सुनो, ये सवाल पूछा जा सकता आपसे कि m का मान 4 है, इसका क्या मतलब है, तो बोल देना वो 4 गुना नजदीक प्रतिबिंब बना देता है, ये मतलब है। 4 गुना बोलने के बजाय क्या बोलना है, 4 गुना नजदीक प्रतिबिंब बनाना है, ये बोलना है। ठीक है, ये 10 किलोमीटर दूरी पर, और अब ये 1 किलोमीटर दूरी पर, और आज हम इसके लिए कह सकते हैं m का मान 10 है। जी मैं आगे बढ़ूं, सवाल लिखो, न्यूमेरिकल सेक्शन। ये सवाल आईआईटी के एग्जाम में आ चुका है, अभी जो मैं देने जा रहा हूं, और हमें भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। लिखो, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है,
तो दूरदर्शी में नली की लंबाई 36 सेंटीमीटर प्राप्त होती है और आवर्धन क्षमता 5 प्राप्त होती है। आवर्धन क्षमता 5 प्राप्त होती है। तो अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी यानी कि f0, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी f0 तथा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी fe, मतलब f0 और fe के मान क्रम से क्या होंगे। मैं ऑप्शन दूंगा, रुक जाओ। अच्छा, आपने m बराबर क्या बोला, 5 बोला ना, चलो इसको आज -5 भी लिख दो। मैं चाहता हूं आप इसको -5 करो। आवर्धन क्षमता का मान कितना बोल दिया, -5। और अब आपको f0 और fe का मान पूछ रहा है। सर मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन है 45 सेंटीमीटर -9 सेंटीमीटर। दूसरा है 9 सेंटीमीटर और ये 45 सेंटीमीटर। तीसरा 6 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। और चौथा 30 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। f0 पहले बोला गया है, fe बाद में बोला गया है। f0 fe दूसरे वाला, फर्स्ट वाला, लास्ट वाला, ठीक है। आओ देखो मैं आपको समझाता हूं। देखो ये माइनस में 5 दे या प्लस में 5 दे, इस पे ज्यादा दिमाग मत लगाना। माइनस देने का मतलब है कि प्रतिबिंब वहां उल्टा बनता है, इसलिए -5 देना उसकी मजबूरी है। हमें क्या आना चाहिए, हमें आना चाहिए m बराबर होना चाहिए f0 अपॉन f और इसका मोड होना चाहिए, माइनस माइनस नहीं लेना हमें। अच्छा है, मतलब इनका अनुपात आना चाहिए हमारे पास में 5 और L अनंत बराबर होना चाहिए f0 प्लस f और इसका मान आना चाहिए 36 और इसका मान आना चाहिए 5। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2, कई बार हम क्या, जैसे वो -5 दे देता है भाई, हम तो वही वाली बात है, सीधे तो है ही, -5 दे देता है। जोड़ने पर क्या आना चाहिए 36 और भाग देने पर क्या आना चाहिए -5। जोड़ने पर 36, जोड़ने पर 36 आ रहा है। देखो 45 में से -9 को जोड़ोगे तो कितना आ रहा है 36 और भाग देने पर क्या आ रहा है -5। और हमारा आंसर ये हम लगा देते हैं, गलत हो जाएगा भाई, फर्स्ट वाला नहीं आएगा। जबकि ये सूत्र ऐसा बोल रहा है हमें, जोड़ने पर 36 आना चाहिए और भाग देने पर क्या आना चाहिए -5 आना चाहिए। तो यार आंसर तो पहला ही आना चाहिए ना। लेकिन भाई साहब मैंने बोला है दोनों ही उत्तल लेंस होते हैं, फोकस दूरी का मान माइनस में हो ही नहीं सकता।
अभी देखो इसको तो बाहर में जाने दो, चलो मत जाने दो, मत जाने दो, टाइम नहीं है हमारे पास ज्यादा, तो पहले मैं इसकी बात करता हूं। हमें ध्यान रखना है एम का मोड बराबर एफ नोट बटा एफ ई बराबर कितना 5, और इसका मान कुछ ऐसा होगा सर। इससे हम ये भी तो कह सकते हैं ना एफ नोट बराबर 5 और एफ ई, ये वैल्यू अपन यहां पुट करेगा, जल्दी जल्दी जल्दी। 5 एफ ई प्लस एफ ई बराबर 36, एफ ई बराबर कितना, ये 6 आ जाएगा, और 36/6 तो कितना आ रहा है ये, अरे भाई साहब हेलो 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 हेलो, ये आएगा। और एफ ई बराबर 6 सेंटीमीटर आ रहा है, जबकि एफ नोट बराबर 5 एफ ई है, तो 5 गुणा 6 बराबर कितना 30 सेंटीमीटर। मतलब अपने सोल्व किया तो हमारे सामने आंसर यह आया। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं वो सुनो। एग्जाम में जब ऐसा सवाल आ जाए ना, हाँ पेन नहीं उठाना आपको, क्यों नहीं उठाना, ये माइनस आ गया ना, यही खत्म, ये माइनस आ गया ना, वही खत्म। हो यार ये हो तो सकता है, नहीं हो सकता, एफ नोट ज्यादा होना चाहिए और वो कम होना चाहिए, इसको क्या कर दिया, कम कर दिया। देखो ये माइनस की वजह से गलत, माइनस की वजह से गलत, इसको कम किया इसलिए गलत, बचा है उसको टिक कर दो। अगर हमें सूत्र याद भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। अब तक मैंने ऐसा देखा है कि ज्यादातर सवाल ऐसे ही देता है कि आप इन बातों को ध्यान में रखो। मतलब जोड़ने पर तो क्या आना चाहिए 36, और भाग देने पर 5, और इसकी वैल्यू ज्यादा और उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। तो सर अब बताओ हम किस तरीके से सॉल्व करें। पहले तो इस तरीके से सॉल्व करो, बिल्कुल पहले इस तरीके से सॉल्व करो। एम का परिमाण लेना है, मोहित आगे चलो, एक छोटा सवाल घर से कर लाना। ये जो मैं सवाल दे रहा हूं वो राजस्थान बोर्ड की बुक में दे रखा है, डाटा भी मैं वही दे रहा हूं जो उसमें लिखा गया है। तरीके से सॉल्व करके लाना। दूरदर्शी के लिए m अनंत बराबर 9, अभी जो बोल रहा था वही दे रहा हूं, और नली की लंबाई है 20 सेंटीमीटर, तो एफ ई तथा एफ नोट के मान बता दीजिए, क्रम से बता दीजिए। आज मैंने पहले किसको लिखा है, तो ये ध्यान रखना, पहले मान है वो कम आना चाहिए, बाद में है वो ज्यादा आना चाहिए। ऑप्शन मैं दूंगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन ऐसे ही होंगे, आप वैसे ही टिक कर दोगे। सच में जोड़ने पर आना चाहिए 20 और भाग देने पर आना चाहिए 9। तो निश्चित रूप से एक तो f का मान आ जाएगा 2 और एक f का मान आ जाएगा 18। चलो मैं यहां लिखता हूं भाई 18, यहां लिखता हूं मैं 2। अब बताओ 18 वाला कौन सा है और 2 वाला कौन सा है। बिल्कुल ये एफ नोट होगा और ये एफ ई होगा। हमें पता होना चाहिए एफ नोट ज्यादा होगा एफ ई से, और दोनों ही
पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों उत्तल लेंस होते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण भगवान की जय। पता है मैं कल आपसे क्या पूछूंगा? मैं आपसे पूछूंगा सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता के सूत्र क्या होते हैं, वो डरावने सूत्र, और दूरदर्शी के लिए क्या होते हैं। केवल आखिर वाला नहीं पूछूंगा, मैं पूछूंगा सारे, हालांकि इंपॉर्टेंट वही है जो मैंने लास्ट में बोल दिया है। थैंक यू।